वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 69 बीपीएससी पीटी के लिए आज से सेट प्रैक्टिस शुरू कराया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन की बुक से, जो कि एकदम न्यू बुक है और इसमें 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के लिए निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? तो दोस्तों वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में सरकारी वकील था? काकोरी षड्यंत्र मामले में सरकारी वकील था JN मुल्ला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी के पहले आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हो जाएगा प्रथम सविनय अवज्ञा, इसके बाद हो जाएगा पहली भूख हड़ताल, फिर इसके बाद हो जाएगी पहली सामूहिक हड़ताल और लास्ट में हो जाएगा खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह जो कि 22 मार्च 1918 को हुआ था। रोलेट सत्याग्रह 1919 को हुआ था। अहमदाबाद सत्याग्रह 11 मार्च 1918 को हुआ था, जबकि चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया कि स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए परिभाषित किया जाना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रस्तावित किया कि स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए परिभाषित किया जाना चाहिए, यह प्रस्तावित किया गया था मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मौलाना हसरत मोहानी ने अहमदाबाद अधिवेशन में 1921 में प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा कब की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1934 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव नहीं था? क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव नहीं था, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1942 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा 1946 के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। आपको मिलान करना है। तो दोस्तों 1 का मिलान हो जाएगा ए से, 2 का मिलान हो जाएगा बी से, तथा 3 का मिलान हो जाएगा सी से और 4 का मिलान हो जाएगा डी से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू, हाउस कमेटी का अध्यक्ष था सीतारामैया, मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष था JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं SC मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन थे? बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया? तो दोस्तों वह संधि थी लाहौर की संधि, ऑप्शन नंबर
सी लाहौर की संधि जो कि 9 मार्च 1846 को हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में थियोसॉफिकल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करें। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से अल हिलाल जो कि उर्दू में था। बी का मिलान हो जाएगा 1 से केसरी जो कि मराठी में था। सी का मिलान हो जाएगा 4 से स्वदेश मित्रन जो कि तमिल में था तथा डी का मिलान हो जाएगा 3 से समाचार दर्पण जो कि बंगाली में छपता था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सही कालक्रम चुनें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिनव भारत, फिर इसके बाद हो जाएगा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, फिर इसके बाद हो जाएगा भारत नौजवान सभा और लास्ट में हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने पुणे में की थी, जबकि भारत नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 में लाहौर में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं। तो दोस्तों वह था लोथल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रारंभिक वैदिक युग के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि चारों के चारों सही दिए गए हैं। प्रारंभिक वैदिक युग जो कि समाज पितृसत्तात्मक था, महिलाओं को बहुत सम्मानजनक शक्ति प्राप्त था और वे प्रत्येक धार्मिक समारोह में भाग लेती थी। ऋग्वेद में विनाश और गुलामी के अस्तित्व का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। चलिए मिलान करते हैं। एक का हो जाएगा बी से विनय पिटक जो कि अनुशासन के नियम पर आधारित था। 2 का हो जाएगा ई से सूत पिटक जो कि बुद्ध उपदेशों का संग्रह है। 3 का मिलान हो जाएगा सी से बौद्ध धर्म का दर्शन अधिधम पिटक में है। 4 का मिलान हो जाएगा डी से महावंश और दीपवंश जो कि श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है। और 5 का हो जाएगा ए से जातक यानी बुद्ध का जन्म का वर्णन है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। चलिए मिलान करते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा डी से पुष्टि मार्ग का हो जाएगा वल्लभाचार्य से। 2 का मिलान हो जाएगा 1 से विशिष्ट का रामानु से हो जाएगा। 3 का मिलान हो जाएगा बी से द्वैतवाद का माधवाचार्य से। और लास्ट डी का मिलान हो जाएगा सी से शंकराचार्य का अद्वैतवाद से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक कहा गया है? अशोक को बुद्ध शाक कहा गया है वह अभिलेख हो जाएगा मास्की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था चेदी वंश से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर सी सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, जो कि गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं बाबर के केवल भाग का सिपाही था न कि साम्राज्यों का संस्थापक। बाबर के बारे में किस लेखक ने यह लिखा है? बाबर केवल भाग का सिपाही था न कि साम्राज्यों का संस्थापक। बाबर के बारे में यह लिखा गया है लेनपुल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है मनसबदारी व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन नंबर सी यह व्यवस्था सैन्य व्यवस्था का आधार नहीं माना गया था।
बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की एक प्रशासनिक प्रणाली थी। इस व्यवस्था में मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी पर और पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था। तो दोस्तों हमें गलत कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल 3 गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों। भूमि की नपाई रस्सी के स्थान काठी या जरीब से किया जाता था। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। भू राजस्व की लगान पूर्व में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़कर 40% कर दी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के द्वारा मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमणों को जिहाद माना गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इतिहासकार उतबी के द्वारा। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के दौरान बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारियों में बाजार निरीक्षक किसे कहा जाता था? खिलजी वंश के दौरान बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारियों में बाजार निरीक्षक कहा जाता था बड़ीद ए मंडी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख गैस शनि ग्रह पर पाई जाती है? जो गैस शनि ग्रह पर पाई जाती है वह है हाइड्रोजन तथा हीलियम। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आग्नेय चट्टान के संबंध में जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, जो कि गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस भूकंप तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं? जिस भूकंप तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं वह है पी तरंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों तक देखा जा सकता है? अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार जिन क्षेत्रों तक देखा जा सकता है वह है ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जाडे नदी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है? तो दोस्तों वह महासागर है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 कथन सही हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जलधारा कहा जाता है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रभावित होने वाली धारा ठंडी जलधारा कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु दाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तूफान आने का सूचक। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के साथ टोटल 4 राज्य म्यांमार की सीमा को लगती है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेणी नहर सोन नदी से निकलती है, जो कि गलत दिया गया है। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है, न कि सोन नदी पर। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। तलदंदा नहर का उद्गम महानदी से हुआ है। पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले हो जाएगा जास्कर, फिर इसके बाद हो जाएगा पीर पंजाल, और फिर इसके बाद हो जाएगा गिलगिट, और लास्ट में हो जाएगा उलर झील। अगला प्रश्न देखते हैं, कोको स्ट्रेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कोको स्टेट स्थित है उत्तरी अंडमान में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। कोको स्टेट उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? लाल और पीली मृदा में जिस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है वह है नाइट्रोजन, ह्यूमस तथा फास्फोरस। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में जनजातीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8.6%। अगला प्रश्न देखते हैं, चिरांद निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों चिरांद संबंधित है नवपाषाण सभ्यता से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध अशोक स्तंभ उनके शिलालेखों को साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में खड़ा किया गया था। मौर्य महल के निर्माण के बारे में किस स्तंभ पर शिलालेख है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोरिया अरेराज स्तंभ पर। लोरिया अरेराज स्तंभ मौर्य साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में बनाए गए अशोक स्तंभों में से एक है। वह लोरिया अरेराज बिहार भारत में स्थित है। इस स्तंभ पर सम्राट अशोक का शिलालेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स ग्रैंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुरदास ने की थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने बिहार पर कब आक्रमण किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1222 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के दौरान बिहार राज्य का नाम बिहार रखा गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की राजवंश के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 तथा 4। धारवर क्रम की चट्टानों का निर्माण प्रीकैम्बियन युग में हुआ है। तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है तथा बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्धातु चट्टानें पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 और 2011 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि कितनी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14.8%। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ समांतर सरकार गठित की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर, भागलपुर तथा मुंगेर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1929 में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही के दौरान किसने कहा था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ आंदोलन के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे? तो दोस्तों यह कहा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला प्रश्न है,
बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2016। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल तथा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, माप के साथ उपकरण का मिलान करें। एक तरफ दिया गया है यंत्र का नाम और एक तरफ दिया गया है माप। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से। इंटरफेरोमीटर यंत्र से हम लोग समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन मापते हैं। बी का मिलान हो जाएगा 4 से। पोटेंशियोमीटर यंत्र से हम लोग विद्युत विभवांतर को मापते हैं। सी का मिलान हो जाएगा 3 से। कैलोरीमीटर का हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता से। और डी का मिलान हो जाएगा 1 से। रूलर से हम लोग लंबाई को मापते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है बल, जो कि सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? भार और द्रव्यमान में अंतर है। भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? तो दोस्तों वह प्रक्रिया है परावर्तन। अगला प्रश्न है, उस घटना का नाम क्या है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों वह घटना हो जाएगी प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी। वह परिघटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र है A बराबर C प्लस 273.15। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है? थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में अंतर है। थर्मामीटर तापमान को मापता है, जबकि थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तरंग के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वह तरंग हो जाएगी ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंग के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति बढ़ने और तरंगदैर्घ्य घटने के संदर्भ में सही है? आवृत्ति बढ़ने और तरंगदैर्घ्य घटने के संदर्भ में जो सही है वह है ऑप्शन नंबर ए। पहले हो जाएगा रेडियो तरंगे, फिर माइक्रोवेव, फिर दिश प्रकार, फिर परावैरणिक विकिरण और लास्ट गामा किरण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर बी, सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। सभी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उदासीन प्रकृति का कण होता है? उदासीन प्रकृति का कण होता है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु में चमक पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन में। अगला प्रश्न है, समान शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, जिसका परसेंट है 65%। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तत्व नहीं है?
जो तत्व नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? जो कथन सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, सबसे हल्की धातु सोडियम है, जो कि गलत दिया गया है। लिथियम सबसे हल्की धातु है, ना कि सोडियम, जबकि सबसे भारी धातु है ओस्मियम। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए उपयोगी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी तथा सी। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट के निर्माण में तथा उर्वरक के निर्माण में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतर पर विचार करें। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। अगला प्रश्न है, जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? जल तथा चौक के मिश्रण को जिस विधि द्वारा पृथक किया जाता है वह है निस्यंदन, निस्तारण तथा अपसादन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोएयोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फास्फोलिपिड से। अगला प्रश्न देखते हैं, मांसपेशियों में संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वकोषी और बहुकोषीय दोनों हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पादप जगत में। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित रहती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी छाती में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों वह पोषक तत्व हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? डीएनए में टोटल 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। 4 नाइट्रोजनी क्षार जो कि एडेनाइन, दूसरा है थायमिन, तीसरा है साइटोसिन और चौथा है गुआनाइनिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ऑर्थोपोडा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रयान 3 के मिशन के निर्देशक हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 के मिशन निर्देशक है एस मोहना कुमार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आईआईटी दिल्ली का पहला कैंपस किस देश में स्थापित होने जा रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएई में। अगला प्रश्न है, वेदांता फॉक्सकॉन ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022-23 सत्र के लिए रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस आयोजित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 मार्च को। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैसूर कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, विंबलडन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्काराज ने। अगला प्रश्न है, राजा पड़वा यानी कि राज पर्व महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में अनुसूचित वाणिज्य हवाई परिवहन सेवाओं को संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेटविंग्स एयरवेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था ने गांधी शांति पुरस्कार 2021 जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
गीता प्रेस गोरखपुर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 127वां रैंक। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्ग में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनिरुद्ध कनिसेट्टी को। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उड़ान आयोजित की थी? तो दोस्तों वह संस्थान का नाम है IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज रन विजय हाल ही में आयोजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय वायुसेना के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सारण में। अगला प्रश्न है, हाल ही में हस्ताक्षरित अटलांटिक घोषणा किन दो देशों के बीच हुई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी USA और UK के मध्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICMR द्वारा मधुमेह और गैर संचारी रोग पर किए गए शोध के अनुसार भारत में कितने लोगों को मधुमेह होने का अनुमान है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 101 मिलियन लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का नाम क्या है जिसे चेन्नई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी MV एम्प्रेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों के लिए पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव को एकीकृत कहाँ किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जून में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का दौरा किया जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा भी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्बिया की। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमित अग्रवाल जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, टेनिस में अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न है, लॉस एंजिल्स चिड़ियाघर और भारत के वन्यजीव ट्रस्ट ने किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बिहार सरकार के साथ साझेदारी की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी घड़ियाल के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक ने बचत बैंक खाता धारकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओवरसीज बैंक ने। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी जून 2024 तक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नए कमल के आकार के हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, सीवेज को साफ करने के लिए बैंडिकूट नामक रोबोटिक सफाई कर्मी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला 100% डाईमेथाइल एथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी IIT कानपुर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में वर्तमान बाघों की आबादी कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3167। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए BN राव को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को कनाडा के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 4 को, सरकार का संघीय व्यवस्था को तथा केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है परंतु भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो दोस्तों वह अधिकार है अल्पसंख्यकों का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1986 ने मतदान के अधिकार के लिए 21 वर्षों से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, जो कि गलत दिया गया है। 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 ने मतदान के अधिकार के लिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार एवं राज्य के निदेशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए
वे एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है, संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1971 में केंद्र राज्य संबंध पर राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य में किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्यात में वृद्धि। अगला प्रश्न है, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं? तो दोस्तों वह दर हो जाएगी सीमांत अस्थायी सुविधा दर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? जो कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है वह हो जाएगा जनता को पैसा उधार देना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से घटाकर 5 कर दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.4 लाख करोड़ रुपए। अगला है, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17,000 करोड़। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 से लेकर 6.8% तक। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितने % की वृद्धि देखी गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3%। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कों का निर्माण किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10,457 किलोमीटर। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कों का निर्माण किया गया है। थैंक यू।